भाई लैपटॉप पता करो। मेहरबानी, शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान याद रखूंगा हमेशा। ना इस तरह ना किया करो, अच्छा नहीं लगता। और पुरवकार बंदे हैं यार ये। इसका मुंह बंद अच्छा, खुद ही चाचू के घर जाके, चाचू आपकी मोहब्बत है, आप हमें कढ़ाई खिलाएंगे, चाचू इस तरह की बातें ना किया करो यार। पुरवकार जिंदगी गुजारो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ। ये फिर मैं बताऊँ, ये फिर नस्लें पे सराज जाते हैं। आपके बच्चे भी ये बातें सुनते हैं आपको। फॉलोइंग इज अ परवेसिव असरात हैं इसके, अकाउंट स्पेसिफिक नहीं है। सीरियसली, फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ शाहीन लिमिटेड एज एट 30/2015। पेज नहीं बताऊंगा, मैं कभी भी नहीं बताता। मैंने पहले कभी पेज बताया जिंदगी में? पेज 651। सेल, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स। इन दोनों को हम नेट नहीं करेंगे। एक है टैक्स पेएबल, एक है प्रीपेड टैक्स। इनको नेट नहीं करेंगे, अलग अलग शो करेंगे बैलेंस शीट में। एक है टैक्स पेएबल, एक है प्रीपेड टैक्स। पीपी अकोमोडेशन, एक्सपोर्ट लाइसेंस, इंटेंजिबल डाटर, कैश एंड बैंक, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स नहीं होते थे? अदर रिसीवेबल्स एंड प्री पेमेंट्स, ट्रेड पेएबल्स, प्रोविजन फॉर कोर्ट केस, लॉन्ग टर्म लोन, डेफर टैक्स, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग और इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, इसमें से अब क्लबिंग के एतबार से जरा चीजें देख लें। बैलेंस शीट में कौन सी चीजें क्लब करनी है? करंट टैक्स पेएबल तो अलग नजर आएगा, एडवांस टैक्स पेड भी करंट एसेट्स में अलग शो कर दें फेस पे, पीपी भी, इंटेंजिबल भी, ट्रेड रिसीवेबल्स ये तो बिल्कुल अलग नजर आएंगे, कैश एंड बैंक अलग नजर आएगा, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स में ये आ जाएगा, लेकिन ये भी एक अलग ही नजर आएगा। ट्रेड पेएबल्स, बिजली के बिल पेएबल है नहीं कि और मिलाएं कुछ, ये भी फेस पे दिखा दें, कोर्ट केस की लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन। देयर इज नो क्लबिंग, देयर इज नो क्लबिंग। अच्छा, इसमें ये पहली एडजस्टमेंट अब मैं पढ़ने लगा हूं, बल्कि 1-2 मिनट जरा बच्चों का वेट कर लें। दूसरी एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बना लें पहले सफ़े पे। जी, भाई कह के बुलाते हैं साथ वाले को या ओए कह के? इट्स नॉट फेयर, इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग आई थिंक। ट्राई टू टेक केयर। अच्छा जी, भाई नकल मार तू, मुझे देख के बता एसेट्स कितने हैं नॉन करंट। तेरा नकल मार, जल्दी 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 देख के बता नॉन करंट एसेट्स कितने हैं। मार 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 नकल जल्दी, कितने हैं? और मैं तो जो कह रहा हूँ जिसको समझ आ गया वो बताए। एक ही है सोल्यूशन में देख के। करंट एसेट्स आप लोग बिठा जितनी मर्जी जगह छोड़ें, एक कैसे हो सकता है? इंटेंजिबल्स नहीं है, किसी ने सोल्यूशन, कोई काम का बच्चा नहीं आया हुआ।
3 नॉन करंट, करंट कितने हैं 5, इक्विटी नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज 4, ये बैलेंस शीट बन जाएगी। यार ऑडिट को ऑनलाइन ले लो यार, FY2 ऑनलाइन लोगे, ऑडिट ऑनलाइन। बदल गई हैं तेरी मोहब्बतें। अच्छा ये स्टेटमेंट चेन इक्विटी, तो पहले सफे पे आ गया P&L, दूसरे सफे पे आ गया बैलेंस, और तीसरे सफ़े के टॉप पर 4-5 लाइनें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, 4-5 लाइनें नहीं 7-8 लाइनें, 8-9 लाइनें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। रेड शर्ट, ट्राई टू बी अटेंटिव इन क्लास। ओके नेक्स्ट, मैं दूसरे पॉइंट से शुरू कर रहा हूं। पहला पॉइंट तो मैं शुरू करूंगा जब बच्चे आए, अभी सिर्फ बड़े आए हैं। एक्सपोर्ट लाइसेंस नोट कर लें जल्दी जल्दी। अच्छा बोले, अच्छा जल्दी करना। अच्छा पिछले साल की सेल में कोई मसला है? एक्सपोर्ट लाइसेंस की अमोर्टाइजेशन है, क्लोजिंग स्टॉक है, पीपीई की डिटेल्स हैं, डिप्रेशन वगैरह, लॉन्ग टर्म लोन में कोई मसला है, टैक्स की एडजस्टमेंट है, डायरेक्टर्स ने डिविडेंड दिया है, और इन्वेस्टमेंट्स में है कुछ मसला। तो नॉर्मली जो वर्किंग्स खुलती हैं वो तो हमने खोलनी है, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल। अदर इनकम जरूरत पड़ी मैं वर्किंग खोल लूंगा, खोल लें वर्किंग, क्या फर्क पड़ता है। सेलिंग, एडमिन, पता नहीं देख लेंगे। हाँ हाँ जी, मजहूल मत बोलें, ये बस जो कंपैरेटिव फिगर्स एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, इसलिए हम वर्किंग 1 वर्किंग 2 कर रहे हैं। और पीपी वगैरह में इंशाल्लाह हम कोई वर्किंग ओपन करनी भी कर लेंगे। हाँ जी दसो, क्यों लेट आए हो? लेट आने पे आपको टॉफी खिलाऊं? एक्सपोर्ट लाइसेंस ऑब्टेन हुआ है फॉर एक्सपोर्टिंग अ न्यू प्रोडक्ट। हम दूसरी एडजस्टमेंट से शुरू कर रहे हैं। एक्सपोर्ट लाइसेंस ऑब्टेन हुआ है फॉर एक्सपोर्टिंग अ न्यू प्रोडक्ट, और ये इफेक्टिव है 5 साल के लिए, अप टू 31 दिसंबर 19। तो डेट ऑफ परचेज बताएं। डेट ऑफ परचेज बताएं जो सवाल में मिसिंग है। डेट ऑफ परचेज 19, 18, 17, 16, 15। ट्राई करता हूं मैं 1 जनवरी 15 लिख के, शायद मैं सीधा चलूं तो जवाब सही आ जाए। 15, 16, 17, 18, 19 कितने साल हो गए? इसका मतलब है मैंने डेट ऑफ परचेज सही निकाल लिया। तो डेट ऑफ परचेज दी हुई है, डेट ऑफ एक्सपायरी दी हुई है, डेट ऑफ एक्सपायरी दी हुई है, और मैंने क्या निकाल ली? परचेज। तो मुझे कोई फन्ने खां बनने की जरूरत नहीं है, 5 साल पीछे आना कोई मसला नहीं है। 31 दिसंबर 19 को कोई भाई फोत हो गए जिनकी उम्र 5 साल की थी, तो ये पैदा कब हुए थे? 5 साल पहले। 1 जनवरी 15 को। पहली की जान ले लिया करो।
However, the exports commence from अगला साल, लेकिन एक्सपोर्ट शुरू अगले साल से हुई है। बताएं जी अमोर्टाइज करना कब से शुरू करें? जब अवेलेबल फॉर यूज है, जब अगले साल से यूज शुरू हुआ, अवेलेबल फॉर यूज है, तब से अमोर्टाइज करना शुरू करें। कितने साल? 5 साल। डिवाइड बाय 5 इंटू 6/12। इसको इग्नोर करें इस लाइन को कि एक्सपोर्ट अगले साल से शुरू हुई है। जीआरएन हमारा 30 जून है। ये मेरे से क्यों पूछ रहे हो यार? हद हो गई है, इतनी क्लासों के बाद ये मेरे से पूछ रहे हो। जीआरएन FR2 का बच्चा पूछ रहा है जीआरएन हमारा 30 जून है, रिक्वायरमेंट पड़े बगैर। अच्छा आप बता दें जी, हम जो है वर्किंग वन कौन सी है? कॉस्ट ऑफ सेल। वर्किंग टू वर्किंग 3 सेलिंग एक्सपेंसेस। वर्किंग 4 एडमिन एक्सपेंसेस। जो खाने खा लें, एक ही दफ़ा सारे रैपर खोल लें जिसने खोलने हैं। जिस चीज़ के जज्बात से खेलने हैं आप लोग खेल लें, सारे रैपर शैपर एक ही दफ़ा खोल लें। अच्छा नहीं बस ठीक है। अमोर्टाइजेशन बताएं जी। अमोर्टाइजेशन एसेट की कॉस्ट ट्रायल में दी हुई है, डिवाइडेड बाय जरा अवेलेबल फॉर यूज जब से है। क्या अमोर्टाइजेशन एक्सपोर्ट लाइसेंस की सेलिंग में डाल दें, क्योंकि एक्सपोर्ट करना सेलिंग डिपार्टमेंट का डिसीजन है, चीज़ें एक्सपोर्ट करना। अमोर्टाइजेशन डेबिट और इन टांगेबल, बाकी इसकी कॉस्ट हम ट्रायल से उठा लेंगे। ट्रायल को एक ही दफा एंड पे उठाएंगे, ट्रायल की जान ले लेंगे, ट्रायल की सारी इंफॉर्मेशन एक दफा उठा लेंगे एंड पे, जैसे पास पेपर क्वेश्चन 9 में उठाई थी। ठीक है, अब आप समझते जाओ। पहले हम एडजस्टमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन डिस्क्लोजर के सवाल को कैसे लेके चलना है वो थोड़ा अलग तरीका है। ये जो एरर्स वाला सवाल है इसको कैसे लेके चलना है ये अलग तरीका है। ये मैं आपको फिर डिफरेंस बताऊंगा करने के बाद। अच्छा जी, क्लोजिंग स्टॉक्स आर 30 million. Closing stocks are 30 million. Closing stocks are 30 million. Closing stocks are great. Well done. You are with me. I am with you. We are in class. Closing stock is 30. Double entry. यार थोड़ा सा एहतियात इधर रख सकते हैं? मैंने 2-3 एहतियातें बताई थी। ऊपर क्या आएगा? स्टॉक, फिर डेटर वगैरह। ये सफाई पलटी जा रहे हैं आप लोग ऊंची ऊंची। वो क्या, ओहो क्या हो रहा है? एक मिनट देखें, ये ऊपर है रुपीज इन थाउजेंड में और नीचे मिलियन में है। अच्छा, ऊपर रुपीज इन थाउजेंड में, तो इसको 30,000 करेंगे। यू आर राइट, आई एम लेफ्ट। अच्छा जी, 30 क्या 600 इज इंटेंजिबल्स की अमोर्टाइजेशन। क्या नहीं, उसको लगाने की जरूरत नहीं, लगे हुए को नहीं लगाने। देखो ना, असल में उसमें हमने ऑलरेडी रुपीज इन थाउजेंड वाली फिगर उठाई है, 6000। डिटेल्स ऑफ पीपी आर एज फॉलोस।
लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट, इनका जरा टोटल मारे, टोटल लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट का टोटल मारे। अच्छा 86। ओ ना ना, आई एम सपोज टू डू दिस। पीपी का टोटल 86,000। फुली डेप्रिशिएटेड अमाउंट्स इंक्लूडेड इन कॉस्ट, इसको डेप्रिशिएट करेंगे पूरा साल। हालांकि ये क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन साल के शुरू में भी यही बैलेंस होगा, ओपनिंग बिल्डिंग्स भी यही होंगी अगर कुछ नहीं बताया हुआ। और 30,000 में से 3,000 फुली डेप्रिशिएट हो चुकी हुई है, पता नहीं कब की। तो फिर 30,000 को डेप्रिशिएट करें या सिर्फ 27,000 को? 27,000 को। द कंपनी यूजेस सीधा लकीर तरीका फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन होले होले। डेप्रिसिएशन इज एलोकेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन इन द रेशियो ऑफ इतने इतने एंड इतने। अच्छा जी, अब आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे सबसे पहले बिल्डिंग की। 36 डिवाइडेड बाय 20, 36,000 डिवाइड बाय 20। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में जाके निकालता हूं। तू नहीं छुपता। डेप्रिसिएशन कितनी? कॉस्ट लाइफ डेप्रिसिएशन। सबर, मुझे पता है कि अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करनी है और इसमें 75% जानी है। अभी मैं 75% नहीं लगा रहा इस पर, अभी मैंने डेप्रिसिएशन इसकी निकाल दी, मैं पता नहीं अभी क्या क्या करूंगा। अच्छा जी, वर्किंग 5 आपने कौन सी खोली हुई है? टैक्स एक्सपेंस। ठीक के रखें। वर्किंग 6 पीपी, पीपी कौन कौन से एसेट्स हैं? बिल्डिंग और लेस जमा कितना? भाई ट्रायल में क्यों चातियां मार रहे हैं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नोट ना करें। एक मसला है, ट्रायल में अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन देखें तीनों की इकट्ठी दी हुई ओपनिंग। मैंने एक मसला आपके सामने रखना है, ट्रायल में तीनों की अकोमोलेटेड ओपनिंग दी हुई है इकट्ठी। अब मैं अलग अलग ब्रॉड डाउन अकोमोलेटेड सबकी पहचान सकता हूं? नहीं 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 नहीं, डेटा अवेलेबल नहीं है। क्या मैं अलग अलग अकोमोडेशन सबकी पहचान सकता हूं? तो मैं क्या करूं, इस फॉर्मेट को यूज करूं या इसकी बजाय कोई शॉर्टकट मारूं? पीपी माइनस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन। ओहो पागल है हम, इतना क्यों टाइम जाया करें? रेशो में एलोकेट करें और ये करें वो करें, वो कोई जरूरी नहीं है। और हर एसेट का अपना तरीका होता है डेप्रिसिएट होने का, बिल्कुल गलत बात। ब्रॉड डाउन जमा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अब डेप्रिसिएशन बोलें, एंट्री बताएं जी डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन डेबिट 1800, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ब्रॉड डाउन में जब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऐड कर देंगे तो कैरी डाउन आ जाएगी। चलें जी, वर्किंग नंबर 5 और 6 बनाएं। शुक्रिया हाइब्रिड में जी, आप हजरात को अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। वेल डन, आप हजरात तशरीफ़ लाए, अल्लाह आपका नाम मुबारक करे। साथ वाले को आज मेरे कहने पे मुस्कुरा के देखते हैं, आज देख लें कुछ नहीं होता। अच्छा जी,
आगे चलें जी। 1800 किधर डाला मैंने? कॉस्ट ऑफ सेल में। और कहां डाला? लेकिन सवाल तो कह रहा है क्या करो, 1800 के छोटे छोटे करो, तो छोटे छोटे कर देता हूं, वो तो कोई मसला नहीं। मैंने पहले डबल एंट्री तो आपको पूरी करा देता हूं, तो मैंने डबल एंट्री पूरी करा दी। अब तोते तोते कर दें इसके, तोते तोते इनटू कितना, 1350 इधर डाल दें। और कहीं डालनी हो, सेलिंग में डालनी है कितनी, 1800 जरा और किन्नी 1800 बोले तो बोल दिया, सुन लिया। अब आपको फील हो रहा है डबल एंट्री पूरी हो गई है? अब आपको फील हो रहा है डबल एंट्री पूरी हो गई है? 1350, 270, 180 और 1800। आगे चलें, छिक के रखें। अगली किसकी डेप्रिसिएशन है? प्लानट एंड इक्विपमेंट। 30,000 को डेप्रिशिएट करूं या 3,000 फुली डेप्रिशिएट हो चुके हैं? फुली डेप्रिशिएट को डेप्रिशिएट करेंगे, यानी खाली जग में से पानी निकालेंगे तो हवा ही आएगी, बाहर हो तो कुछ भी नहीं है। अब क्या करें, 30,000 को डेप्रिशिएट करें या 30,000 माइनस 3,000 को? 30,000 माइनस 3,000 को छिक के रखें, डेप्रिशिएशन कटें 30,000 माइनस 3,000 27,000 डिवाइडेड बाय 2700। नहीं, अंदर आओ, जमा, वी एंजॉइंग टुडे। 2700 तो डेप्रिसिएशन डाल दी उधर। क्या लोगों को बिरयानी में और पुलाव में मजे आते हैं और हमें क्या सवाल करने में मजे आते हैं, ये दुनिया ही अलग है यार। अच्छा, डेप्रिसिएशन कितनी आ गई जी? 2700। तो 2700 पहले दोनों जगह डाल देना, फिर मल्टीप्लाइड बाय 30,000 क्यों नहीं लिया? टोटल एसेट्स कितने के हैं, उसमें से कितने फुली डेप्रिशिएट हो गए? अब अगर मैं 30,000 को डेप्रिशिएट करूंगा तो क्या होगा? फुली डेप्रिशिएट और ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाएंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड हो या हो डब्ल्यूडीवी मेथड हो, फुली डेप्रिशिएट को डेप्रिशिएट नहीं करना, वो फुली डेप्रिशिएट है। 30,000 में एक 3,000 वाली चीज पड़ी हुई है जिसका अकोमोडेशन में बैलेंस 3,000 जा चुका है। अब और कितना डालूं उसका अकोमोडेशन में बैलेंस? 3,000 फुली डेप्रिशिएट हो चुके हैं, यानी 30,000 में से 3,000 की चीजें फुली डेप्रिशिएट हो चुकी हैं, अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं 10 साल। बाकी जो 27,000 की चीजें हैं उनके 10 साल पता नहीं कब पूरे होने हैं, उनको डेप्रिशिएट करते रहें। 30,000 में 10 कुर्सियां पड़ी हैं 3,000 वाली, या 10 प्लांट पड़े हैं 3,000 वाले, उनमें से एक प्लांट फुली डेप्रिशिएट हो चुका है, तो उसको डिस्पोजल अकाउंट में नहीं डालना। जब नहीं, बस यहां डेप्रिसिएशन निकालते हुए माइनस कर दें। स्ट्रेट लाइन मेथड में फॉर्मूला होता है ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल एक्सक्लूडिंग फुली डेप्रिशिएटेड, फिर उस फिगर पर डेप्रिसिएशन निकलती है। तो ओपनिंग में से हमने फुली डेप्रिशिएटेड माइनस किया है। हाँ जी बोलो। ये बुक वैल्यू टाइप नहीं है असल में ना, फुली डेप्रिशिएटेड अमाउंट्स इंक्लूडेड इन कॉस्ट, और इन तीनों को टोटल 86,000 है, जो ऊपर इसकी कॉस्ट से एग्री भी कर रहा है, तो ये कॉस्ट है जी। इनको किताबों से निकालना नहीं है, किताबों में ये पड़े रहेंगे, किताबों में पड़े रहेंगे। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट कैसे पड़े रहेंगे? इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं 30,000 रुपया उठाऊंगा, पूरी कॉस्ट किताबों में पड़ा रहता है। हाँ, फिर वो बुक वैल्यू 0 होगी उतना। तो फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन शुड आई चार्ज डेप्रिसिएशन एज 30 और 30 माइनस 3 27,000। 75% उधर डाल दें, फिर जी 40 और
और डबल एंट्री इसकी पूरी हो चुकी है, उधर अकोमोडेशन में 2700 जा चुका है। ओके, नेक्स्ट। $6 million, खामोश। 6 million of loan is of current maturity। 6 million of loan, पाइजन उठो, लोर आ गया तो थोड़ा सीधे होके बैठो ना। 6 million of loan is of current maturity, 1 साल के अंदर पे हो जाने। टोटल कितना लोन है? टोटल कितना लोन है? इसमें से 6000 क्या है? बाकी नॉन करंट। तो कोई नहीं, बैलेंस शीट के ट्रायल के फेस पे मैं आऊंगा, कर लूंगा। अभी भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं ऐसे ट्रायल की चीज़ों को उठाना नहीं चाह रहा। अभी करना है अभी कर दें, बाइफरकेट, बस करंट और नॉन करंट में बाइफरकेट करना है। ये प्रेजेंटेशन की एडजस्टमेंट थी या रेक्टिफिकेशन की? प्रेजेंटेशन की। इतना लोन 6 महीने में वापस हो जाना है। अच्छा जी, अब हमारे 15 मिनट इस एडजस्टमेंट को लगने हैं, 15 मिनट इसको लगने हैं, 15 मिनट इसको लगने हैं और 15 मिनट इसको लगने हैं। तो ये सारी ये एडजस्टमेंट्स अब हम करना शुरू करते हैं। आप हजरात का इंतज़ार हो रहा था, अब हम पहली एडजस्टमेंट करते हैं। पिछले साल की सेल में एक सेल पड़ी है 10 मिलियन की, जो कि हमने कस्टमर को भेजी थी पिछले साल, सेंट की थी पिछले साल। पिछले साल की सेल में एक सेल पड़ी है 10 मिलियन की, जो कि कस्टमर को हमने भेजी थी पिछले साल, और उसे कहा था अगर पसंद आई तो रख लेना, अगर ना पसंद आई तो ना रखना। यही गलती पकड़ी गई। पिछले साल की सेल में यह फिगर पड़ी है। ऐसी सेल जो वापस आनी हो, हम अगले को खुद कह के आए हो पसंद ना ही वापस कर देना, उसको सेल में नहीं डाला जा सकता। सेल इंक्लूड गुड्स विच वर सेंट टू कस्टमर अंडर कंफर्म सेल एग्रीमेंट, नो अंडर सेल और रिटर्न एग्रीमेंट। तो पिछले साल की सेल में ऐसी सेल डाल दी जिस सेल को वो बंदा क्या कर सकता है, पिछले साल की सेल में डालना ही गलत था। सेल इंक्लूड पिछले साल की सेल में पड़ा हुआ है, और भेजी कब थी? पिछले साल। हमारा साल तो 30/15 है, पिछले साल भेजी थी एट कॉस्ट प्लस 20%, और ये चीजें इस साल वापस आ गई हैं। इसका मतलब है वो उसको नहीं पसंद आई इस साल। भाई इसको छोड़े, इस साल वापस आई हैं या नहीं, मुझे इससे कंसर्न नहीं है इस साल वापस आई हैं या नहीं। एक काम पहले करवाएं, पिछले साल की सेल में ये डाल चुकी हैं, तो पिछले साल की सेल से निकालें, इसको एंट्री करवाएं जी। ना 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 ना, P&L में नजरें जा रही हैं, वो खुदा का खौफ करें, P&L में तो पड़ी नहीं, ये तो रिटेन अर्निंग के अंदर मसला है जी। पिछले साल की एडजस्टमेंट करवाएं। सेल डेबिट, डेटर क्रेडिट, कितने से? 10,000 से। लेकिन मैं सेल काट के आर ही डेबिट करूंगा, क्योंकि ये पिछले साल की एरर है। पिछले साल की सेल में 10 मिलियन की सेल पड़ी है, जो कि पिछले साल भेजी थी, पसंद आए तो रख लेना, ना पसंद आए तो ना रखना। पिछले साल कच्ची सेल कह के इसे भेजा था। हाँ, अगर उसका फोन आ जाता 2829 को कि मुझे पसंद आ गई हैं, फिर सेल में डलने में कोई मसला नहीं था। अभी तो कुछ भी नहीं सवाल में लिखा हुआ। हाँ जी, किसमें? हाँ, वो मैं अब एक एक करके करता हूं। अच्छा जी, एक आपने आप क्या जी?
नहीं नहीं नहीं, ये वैसे जो कस्टमर को आप कह देते हैं चीज़ पसंद आई वापस कर देना, तो वो तो एक नॉर्मल बिजनेस के अंदर चीज़ चल रही होती है कि यार चीज़ पसंद आई तो वापस कर देना या एक्सचेंज करा लेना आके। इसका मतलब ये नहीं कि सारे एक्सचेंज कर लेते हैं, ये तो बिजनेस एग्रीमेंट में लिखा होता है सेल और रिटर्न एग्रीमेंट। और वो जो ज़बानी कलामी कह देता है या लिख के कह देता है या तब्दील हो सकती है, पर्ची के पीछे लिखा होता है 2-3 दिनों में, डजन मीन के वो वापस आ जानी होती है। तो उसकी बात नहीं है, सवाल वाज़ेह तौर पर लिखा करेगा लफ्ज़ सेल और रिटर्न एग्रीमेंट। अच्छा हाँ जी, वो मैं करने दो ना मुझे, उसको मैं भी कर रहा हूँ, उसके लिए 20% में लेने आया हूँ उधर से। अच्छा अब मेरे भाई जब सेल बुक होती है ना तो एंट्री होती है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। जब भी जीपी परसेंटेज दी होगी तो कॉस्ट की एंट्री भी हुई होगी। तो जब सेल होती है 2 एंट्रीज होती हैं, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। ऑब्वियसली सेल लास्ट ईयर इंक्लूड 10 मिलियन, तो फिर पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल में भी ये गई है। तो पिछले साल क्या एंट्री हुई होगी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। दोनों एंट्रीज उल्टाएं, सेल डेबिट डेटर क्रेडिट और पिछले साल के लिए एक और एंट्री उल्टाएं, इन्वेंट्री डेबिट। ना सिर्फ पिछले साल की सेल उल्टाएं बल्कि पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट करके उलटती है। इन दोनों की अच्छी वाली एंट्री बताएं, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ये तो पिछले साल हुई होगी, इस साल खड़े होकर मैं इसे क्या कर दूं, उल्टा दूं। लेकिन उल्टाना आरी के अंदर है क्योंकि हमारे P&L के मुंह पे नहीं उल्टाना है इसको। डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, पिछले साल पैट में आ रही होंगी ना चीज़ें, पिछले साल के पैट से पिछले साल के आरी में चली गई होंगी। अभी मैं रेड मार्कर पकड़ के सेल और कॉस्ट ऑफ सेल को काटूंगा, हाँ इन्वेंट्री असल में तो ये पिछले साल हमारी इन्वेंट्री थी, किसी के पास पड़ी है, तो इसलिए मैंने इन्वेंट्री डेबिट कर लिया। क्योंकि अगर सेल नहीं है ना तो फिर हमारा स्टॉक किसी के पास पड़ा है अमानत के तौर पे। हाँ निकलना नहीं चाहिए, लेकिन जब सेल पिछले साल रिकॉर्ड हुई होगी तो 2 एंट्रीज हुई होंगी, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। इस साल क्या करेंगे, ना सिर्फ इन्वेंट्री को अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर लें बल्कि सेल भी रिवर्स कर दें, सेल डेबिट डेटर क्रेडिट को। अच्छा जी, पिछले साल की एडजस्टमेंट्स बहुत रेयर आती हैं, लेकिन अगर पिछले साल की एडजस्टमेंट आएंगी तो साथ इसका टैक्स इफेक्ट भी आपने डालना होगा। पिछले साल की एडजस्टमेंट आएगी, इसका अब इस साल के करंट टैक्स में नहीं डालना, इस साल के करंट टैक्स में नहीं डालना इसका इफेक्ट, ये इस साल की एडजस्टमेंट नहीं है। ये प्रायर ईयर में भी नहीं डालना, ये एक प्रायर ईयर में जाती है चेंज इन एस्टीमेट, वो चेंज इन एस्टीमेट और चीज़ है। ये जो पिछले साल की कोई एडजस्टमेंट एरर सही करें ना आप, तो इसको आप लोगों ने डायरेक्ट डेफर्ड टैक्स में डाला करना है। अब ये एक बहस है जो बहुत ही लंबी बहस होती थी जब IAS 8 होता था FAR 2 में, क्योंकि IAS 8 भी होता था साथ और IAS 12 भी होता था। तो IAS 8 और 12 जब इकट्ठा होता था तो फिर IAS 8 के सवाल कराते हुए ये डिस्कशन होती थी कि कौन सी चीज़ें करंट टैक्स को हिट करनी है, कौन सी डेफर्ड को। लेकिन ये एक बड़ी लंबी डिस्कशन है जिसमें भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं टैक्स हिट करने लगा हूँ, आपने बस मुझे टैक्स हिट करवाना है, डेफर्ड हो करंट हो, इस बहस को छोड़ें, ये आपके स्कोप में अभी इस वक्त डिस्कस करूँगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। सिर्फ मुझे टैक्स की एडजस्टमेंट बता दें, इस एडजस्टमेंट से इग्नोरिंग के करंट है या डेफर्ड है, इस एडजस्टमेंट से जो टैक्स इफेक्ट आएगा वो बता दें। सेल में क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, कितने से, कॉस्ट ऑफ सेल सेल क्या कर रहा हूं, कितने से, इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, कितने से, 10,000 से। खर्चे में कम कर रहा हूं, खर्चे में कम कर रहा हूं, कितने से,
खर्चे कम करने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ओवरऑल प्रॉफिट, जिसे मैं जीपी भी कह सकता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम होगा, प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम होगा। अब मुझे बता दें इसकी वजह से टैक्स क्या होगा। टैक्स कम होने की एंट्री, ये भी सवाल ना पूछें कि मैं इसे करंट में क्यों नहीं डाल रहा, डेफर्ड में क्यों डाल रहा हूं। ये किसी दिन फ्रेश होके आएंगे ना तो बात कर लेंगे। ये वाली एडजस्टमेंट मैं समझानी है, अगर ये समझ आ गई आपको कि ये टैक्स इफेक्ट निकाला कैसे है, करंट में जाना है या डेफर्ड में, ये बहस मेरा नहीं ख्याल अब आपके स्कोप में है, हुई तो कर लेंगे कभी। अच्छा जी बताएं, सेल क्या हो रही है, इससे प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल, इससे प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट्स पे क्या फर्क पड़ेगा। जब प्रॉफिट कम होंगे तो इनसे टैक्स कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम हो जाएगा। करेंगे टैक्स कम, 1667 इंटू टैक्स रेट 583। यार वो आप लोगों ने पता नहीं क्यों मुझे जल्दी डाली हुई है, वो कर लें फिर जो करना चाह रहे हैं आप, वो कर लें। वो मुझे बड़ी पता नहीं क्या जल्दी पड़ी है इन लोगों को। ये ले, ये सारी एडजस्टमेंट्स पास ईयर की हैं, इसलिए हमारे करंट टैक्स से डेफर टैक्स को हिट नहीं करेंगी। ये सारी एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट भी हमारे P&L में नहीं जाएगी, सारी एडजस्टमेंट्स ओपनिंग आरई को हिट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में प्रायर ईयर एरर सही होगी, शायद किसी को आइए सेट याद हो, प्रायर ईयर एरर सही होगी। टैक्स रेट पिछले साल वाला लगेगा, तो लिखें जब पिछले साल की एरर सही होगी तो फिर टैक्स की एडजस्टमेंट भी किया करनी है। जब पिछले साल की एरर सही होगी तो साथ टैक्स की एडजस्टमेंट भी किया करनी है। इसलिए कि रेट नहीं दिया होता था, उसमें रेट नहीं दिया होता था, क्योंकि IAS 12 नहीं था ना उस वक्त पड़ा हुआ, तो फिर टैक्स की एडजस्टमेंट भी होगी। ओके, पोस्ट करें जी। आरई के ऊपर ओवरऑल इफेक्ट बता दें। आरई नेगेटिव 10,000 +8, आरई कम, आरई ज्यादा, आरई ज्यादा, ओवरऑल आरई कम। पता है इस बैकेंड पे थीम क्या है, पिछले साल का जीपी कम कर रहे हैं नेट ऑफ टैक्स, पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट कम कर रहे हैं नेट ऑफ टैक्स। असल में तो ये पिछले साल का जीपी है ना भाईजान, ये पिछले साल का क्या है जीपी, और ये पिछले साल के जीपी के ऊपर टैक्स है। तो इस बहस में ना जाएं कि करंट टैक्स में लेके जानी है या डेफर टैक्स में, इस बहस में जरूर जाएं कि ये एडजस्टमेंट की फिगर मैंने कैसे निकाली। आप जी पोस्टिंग कर दें, पोस्टिंग कर दें। डेटर क्रेडिट कितने से, 10,000, डेटर क्रेडिट कितने से जी, 10,000। पोस्टिंग देखिएगा, एक मिनट पोस्टिंग देखिएगा। डेटर क्रेडिट
इन्वेंट्री, ये पिछले साल की क्लोजिंग है, ये पिछले साल की क्लोजिंग बढ़ानी है ना, हमारे साल के लिए ये क्या बनेगी, ओपनिंग, हमारे साल के लिए क्या बनेगी, ओपनिंग। आसान सी है, बिल्कुल पोस्टिंग आसान होती है, हल्का सा ऐसे फोकस इधर करते हैं, परेशान हो रहे होते हैं बाद में। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक गलत है ना, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक क्यों गलत है, पिछले साल की सेल गलत रिकॉर्ड हुई थी और पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में ये नहीं पड़ा हुआ, हमारे साल रिटर्न होगी, वो लाइन तो मैंने मिटाई हुई है, वो भी मैं पढ़ता हूं। तो ओपनिंग स्टॉक में क्या कर दें, 8333 क्या कर दें, कॉस्ट ऑफ सेल में। अच्छा, और तीसरा काम, डीटीएल अकाउंट खोल के 583 डेबिट कर दें। नहीं, बैलेंस शीट में बस बस डीटीएल डेबिट कर दें बस। कितने से, और आरई करेक्शन ऑफ एरर, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी सवाल में रिक्वायर्ड है, सवाल में रिक्वायर्ड है। चलें, मुझे ना 1 मिनट दोबारा दें और एडजस्टमेंट देखें पोस्ट कैसे हो रही है। डेटर क्रेडिट देखें सारे, इन्वेंट्री पिछले साल के एंड वाली ही बढ़ानी है ना, तो वो हमारे साल की ओपनिंग होगी, क्लोजिंग में डालना तो कोई तुक नहीं बनेगी। इन्वेंट्री डेबिट, डीटीएल डेबिट, कितने से, 583 से। और इसके बाद आरई अलग अलग भी कर सकते हैं, मैं पेपर में ऐसे कर दूंगा स्टार डाल के, ये मैंने आरई निकाल ली जी। इट में बी योर वर्किंग नंबर 8 या जो भी नंबर दे दें, वर्किंग 7 को मैंने डीटीएल दे दिया जी। हमारे साल के डेटर क्यों कम हुए हैं, असल में डेटर तो मजबूरन मैंने बताया था क्लोजिंग ही पड़े होते हैं, ओपनिंग तो डेटर पड़े ही नहीं हुए। अब मैं डेटर अकाउंट ओपनिंग कहाँ से ढूंढूं, तो वो ओपनिंग वाले ही अभी तक क्लोजिंग में भी पड़े होंगे, तो अब ओपनिंग डेटर सवाल में अलग से दिए मैं कहीं, डेटर तो ओपनिंग डेटर वैसे सवाल दे भी नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेटर की इतनी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स होती हैं, लेकिन कम से कम ओपनिंग स्टॉक सवाल ने दिया हुआ था, तो ओपनिंग स्टॉक को तो मैंने वहीं जाके सही कर दिया, बाकी डेटर अब कहाँ ढूंढ के, माइनस ही करने हैं ना, जहां मर्जी कर लूँ अब। तो द पोस्टिंग इज वेरी इजी, बैलेंस शीट आइटम्स में पोस्टिंग करनी है और बाकी आरई में। ये एडजस्टमेंट विल नेवर हिट P&L, हमारे साल के P&L को कभी नहीं हिट करेगी ये। अगले साल गुड्स रिटर्न हुई हैं और फिर क्या कहानी बनेगी वो मैं देखता हूं, लेकिन हमारे साल के एंड तक हमें डाउट था कि अगले साल क्या होना है, तो हमारे साल के एंड पे पिछले साल के एंड पे हमें डाउट था क्या होना है, पिछले साल वी शुड नॉट हैव रिकॉर्डेड द सेल, पिछले साल हमें सेल रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए थी। इस साल अब देखते हैं क्या हुआ, ये जो पिछले साल हो गया है मैंने हिम्मत करके उसे सही करने की कोशिश की है आपके साथ मिलके। सेल लास्ट ईयर इंक्लूड बहुत भयानक लफ्ज था, और उससे अगला लफ्ज ये था कि दीज वर सेंट ऑन रिटर्न बेसिस, कस्टमर को कहा था पसंद नहीं वापस कर देना। इसका मतलब है साल के एंड पर मैं कंफर्म था कि सेल है या मुझे डर था कि वापस आ सकती हैं, डर था कि वापस आ सकती हैं, तो उस डर ने मुझे मना कर दिया सेल बुक करने से, लेकिन मैंने कर दी। सेल उल्टाएं, कॉस्ट ऑफ सेल उल्टाएं और टैक्स की एडजस्टमेंट करें।
नहीं 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 नहीं, अगर सेल और रिटर्न एग्रीमेंट ना होता तो फिर तो ये नॉर्मल सेल थी हमारी, फिर पिछले साल सेल में पड़ी रहती। वो मैं अब एक मिनट, रिटर्न की अभी बात ना करो, अभी अभी ठहरो। तो ये पिछले साल की स्टोरी मैंने क्लोज कर दी। सेल को तब रिकॉर्ड करना चाहिए या तो वो फोन करके कह दे 28-29 जून को ही पिछले साल कि मुझे चीजें पसंद आ गई हैं, या वो फोन करके बता दे मुझे पसंद तो नहीं आई लेकिन किसी कस्टमर को पसंद आ गई थी, मैंने आगे उसे बेच दी हैं, तो हम फिर खुश हो जाएंगे, हमारी सेल तो बुक करें ना। इन्वेंट्री पिछले साल की क्लोजिंग उसमें नहीं पड़ी होगी ना, क्योंकि बिक चुकी है हमारी नजर में, लेकिन वो हमारा स्टॉक है किसी और के पास पड़ा हुआ है, तो इसलिए फिर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक गलत था। असल में क्लोजिंग स्टॉक ना फिजिकल काउंट से आता है, तो जो हमारे का क्लोजिंग था उसमें गलती नहीं हुई होगी, पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में गलती हुई होगी। क्यों गलती हुई होगी? क्योंकि हमने सेल में डाल दिया हुआ है और उसके पास हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है। सर मैं तो इस तरफ जा ही नहीं रहा, आप लोग पता नहीं किसी साइड पे लेके जा रहे हैं, बहरहाल लेके जरूर जाएं, मैं मना नहीं कर रहा, मैंने तो इसलिए 15-15 मिनट बताए थे, इसी एक ही एडजस्टमेंट को 20 मिनट हो गए हैं, अगली एडजस्टमेंट इसी तरह टाइम लेंगी 20-20 मिनट, मेंटली प्रिपेयर नहीं, कोई मसला नहीं। तो ओपनिंग स्टॉक में मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि ये पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है। बाकी ओपनिंग डेटर मैं कैसे हिट करूँ, ओपनिंग डेटर अवेलेबल ही नहीं है। बाकी डीटीएल में अगर आप मुझे कहते हैं ओपनिंग डीटीएल हिट करूँ, तकरीबन मैंने शायद वही किया है, ब्रॉड डाउन डीटीएल में इधर लिखूंगा, उसमें से ये हिट कर दिया मैंने इस साइड पे। तो हत्तल वसा मैंने कोशिश की है ओपनिंग फिगर्स को ही छेड़ूं, बट जो नहीं है अवेलेबल उनको छेड़ना तो है ना। ओके, इस साल क्या हुआ जी? अच्छा अभी तो एडजस्टमेंट खत्म नहीं हुई, सॉरी। इस साल क्या हुआ? इस साल वो बंदा चीजें वापस कर गया और वो जो डर था वो सही साबित हो गया, और हमने अभी तक कोई एंट्री रिटर्न की नहीं की। नो करेक्शन हैज बीन मेड फॉर रिटर्न। चीजें वापस आने पर जो एंट्री होनी चाहिए थी वो नहीं की। असूली तौर पे अकाउंटेंट को इतना अक्लमंद होना चाहिए था कि अकाउंटेंट एक मोंगी मार सकता था, अकाउंटेंट अब हमारे साथ सेल रिटर्न बुक कर लेता। हाँ, अकाउंटेंट ऐसा भी कर सकता था, हमारे साथ सेल रिटर्न बुक कर लेता, फिर वो सेल रिटर्न जो बुक करता उसे भी उल्टाना पड़ता, क्योंकि पिछले साल उसने सेल बुक कर दी। हमने कहा पिछले साल तो सेल है नहीं ये तेरी, वो तो अलग बहस है। जब इस साल वापस आई चीजें, उसने कहा मैं कोई रिटर्न की एंट्री नहीं कर रहा, मैंने कोई रिटर्न की एंट्री की। शुक्र है तूने रिटर्न की एंट्री नहीं की, क्योंकि हमने रिटर्न की एंट्री टाइप पिछले साल घुसा के भी कर दी है, हमने तो पिछले साल से रिवर्स कर। और अगर खुदा ना खास्ता वो कहता था अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड नाउ सेल रिटर्न, अब फिर हम सेल रिटर्न उल्टाते, वो फिर कोई सेल टाइप एंट्रीज बननी थी, डेटा डेबिट, सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, वो फिर सेल टाइप एंट्रीज होनी थी, वो एक पूरा सेटअप होता, फिर वो फिर P&L के फेस पे जाता, वो फिर P&L के फेस पे जाता। जी बोलो। हाँ, पहले ये भी करते, पिछले साल की गलती भी सही करते, इस साल की भी गलती सही करते। एक सादा सी बात आपको बताता हूं, छोटी सी एक मिसाल। पैसे चोरी हुए पिछले साल, मैंने एंट्री कर दी इस साल, अब 2 एंट्रीज करेंगे। पिछले साल जाके चोरी को रिकॉर्ड करेंगे, और इस साल जो चोरी रिकॉर्ड हो गई है, शुक्र है इसने ये काम नहीं किया, हमारे साल इसने सेल चीजें वापस आने की कोई एंट्री नहीं की। जी और सवाल? हमने पिछले साल कर दी थी सेल बुक, उसको हमने सही कर लिया। नहीं, उसने तो कुछ किया ही नहीं ना, लेकिन अभी सवाल अब हमारे हाथ में है। तो सवाल में एक तो ये था कि मैं अपने साल के P&L को छेड़ूं, तो अपने साल के P&L को क्यों नहीं छेड़ सकता? क्योंकि हमारे साल के P&L में कोई मसला ही नहीं हुआ। मसला किस साल के P&L में हुआ है? इसलिए वो पिछले साल के पैट में पड़ा है, तो पिछले साल की एडजस्टमेंट इसलिए मैंने किया। चले आगे। इतना तंग करने के बाद ना एक सादा सी एडजस्टमेंट पहले मुझे कराने दें आपको, पहले सादा वाली कर लें। मेरी तरतीब, मेरी क्लास है, मेरी मर्जी, मेरी तरतीब, मैं जिस मर्जी तरतीब से कहा। द कंपनी हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट इन मेफेयर लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर एंड इररिवोकेबली elected at fair value through OCI. The fair value of investment as at year end was 1 लाख। ईयर एंड पे इनकी इन्वेस्टमेंट्स की फेयर वैल्यू क्या है?
1,00,000 और ट्रायल में कितनी आ रही है? 1,25,000, 1,00,000 और साल के एंड पे इसकी कितनी है फेयर वैल्यू? 1,00,000। बनाएं जी अकाउंट, अकाउंट बनाएं। ट्रायल में कितनी आ रही है? कैरी डाउन, नहीं देखिए ना, वो फिगर 1,00,000 है तो मैं कर रहा हूं रुपीज इन 1000 में, तो ये मैंने 3 जीरो उड़ा दिए और वो फिगर ऑलरेडी रुपीज इन 1000 है, तो वो 1,25,000 है, उसके भी 3 जीरो उड़ गए। मेरे ख्याल से तो ठीक है। अब लॉस, कोई बच्चा पूरी क्लास में चैलेंज कर रहा हूं, एंट्री बताए इसकी, हाथ खड़ा करके। हाथ खड़ा करके जी बोले। गलत, गलत, एक्सलेंट, नेट ऑफ टैक्स हो गई है एंट्री। ये एंट्री मैंने आपको बताया था, मैंने सिर्फ एक दफा करवाई है नेट ऑफ टैक्स। जब रीवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री नेट ऑफ टैक्स होती है तो इसकी एंट्री भी नेट ऑफ टैक्स एंट्री करें, इसकी नेट ऑफ टैक्स एंट्री करें। एंट्री बोलें जी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से? 25 से। इन्वेस्टमेंट को आपने पूरे 25 से क्रेडिट करना है, वो नजर आ रहा है सामने। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई, बोले जी, और डीटीएल। इस तरह की एंट्री होती थी लेकिन वो कुछ और होती थी, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट डीटीएल क्रेडिट, वो याद है? एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट डीटीएल क्रेडिट। लेकिन अब ये सरप्लस की एंट्री है या लॉस की? मुझे ये लग रहा है कि लॉस की एंट्री इस तरीके से होगी। कैसे? लॉस को मैं पूरा बुक करूं या नेट ऑफ टैक्स? नेट ऑफ टैक्स। अब आप मुझे बताएं 25 ज़रब, नहीं 35% नहीं, 25 ज़रब और 25 ज़रब जी बोलें। किताब देना। पॉइंट्स में हम सॉल्यूशन में गए हुए हैं। नहीं गए जी, बोलें। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट लॉस, इस फिगर को आप बैलेंसिंग निकाल लीजिएगा, वरना साइड भी आप गलत चूज कर सकते हैं। इस फिगर को बैलेंसिंग निकाल लीजिएगा। लॉस यूजर्स को पूरा दें या नेट ऑफ टैक्स दें? इस फिगर को बैलेंसिंग निकाल लीजिएगा, इंशाल्लाह फिर साइड में भी गलती नहीं होगी। इसमें एक हिंट लिख लें, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पूरा लॉस जाता है, इन्वेस्टमेंट में पूरा लॉस, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पूरा लॉस जाता है। इन्वेस्टमेंट के टी अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पूरा लॉस जाता है। जब वहां पूरा जाता है तो इधर क्रेडिट भी पूरा ही होता है। जब वहां पूरा जाता है तो इधर क्रेडिट भी पूरा ही होता है। लेकिन जो यूजर को देना है गम, वो पूरा दें या नेट ऑफ टैक्स दें? ऑटोमेटिकली ये फिगर इधर बैलेंसिंग आ जाया करेगी। बाकी आपकी किस्मत है कि अकाउंट लायबिलिटी चल रहा है या एसेट, वो स्लैश एसेट डाल देंगे अगर एसेट अकाउंट चल रहा हुआ। आप इस एंट्री को पोस्ट कराएं, यूजर को गम पूरा दें या यूजर को सिर्फ 16 का गम दें? इसको हम ऐसे लिखा करते थे, चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व। यूजर को गम 16,
ये वर्किंग नंबर कौन सी है हमारी? 9। यूजर को काम पूरा, आगे आ जाए, फर्स्ट रो में आ जाए, चलें। यूजर को गम पूरा नहीं, यूजर को कम गम ये दे दें, बाकी क्या करूं? डीटीएल अकाउंट डेबिट कितने से? 8.75। नाइन कर दें इसको। और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगी भी। तो जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट से आया करेगी वो होगी ग्रॉस। आपने यूजर को गम देना है नेट, बाकी डीटीएल अकाउंट में डाल देना। हाँ जी पूछें। चलें जी आगे। अच्छा भाई, आप अगर कभी ज़िंदगी में मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो तो टीचर देख ले। अच्छा, आप कभी अगर ज़िंदगी में किसी को कम पेमेंट करें और वो कहे बस और मुझे नहीं चाहिए, तो इस पे आपको क्या होती है? खुशी। 0.6 बताएं क्या करना, पहली लाइन पढ़ के। बस 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 फुल स्टॉप तक पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना। 0.6 रह गया, फिर 7 नमाज के बाद करेंगे। 6 During the year 5 million was paid in full and final settlement of tax liability against which a provision of 7 had been made in किसी को पता है कि 30 जून 15 हमारा साल है, तो 30 जून 14 पिछला साल है। पिछले साल के करंट टैक्स को कहते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, अंदाजा। और ये अंदाजा बदल जाता है, दैट इज चेंज इन एस्टीमेट। पिछले साल की गलती नहीं है, कोई भी वजह बनी होगी हमारे और टैक्स वालों की कैलकुलेशन के अंदर मसला आ गया होगा, इसे कहते हैं चेंज इन एस्टीमेट। अब पिछले साल टैक्स कितना बुक किया था मैंने? 7 का। इसकी एंट्री पिछले साल क्या की होगी? ड्यूरिंग द ईयर 5 वॉज पेड अगेंस्ट विच अ लाइबिलिटी ऑफ 7 हैड बीन मेड इन प्रीवियस ईयर। पिछले साल मैंने 7 मिलियन की एंट्री की होगी, सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट। इस साल जब मैं पे करने गया हूंगा तो मुझे टैक्स वालों ने कहा कितना पे करो? 5। तो मैंने क्या एंट्री, मुझे क्या एंट्री करनी चाहिए थी? प्रोविजन डेबिट 7000, कैश क्रेडिट। इस साल क्या करना चाहिए था? पिछले साल क्या कर ली थी? रेड शर्ट, हद होती है ना। पिछले साल क्या एंट्री कर ली थी? सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट या सीटी डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 7 से। इस साल क्या एंट्री करता? अदर इनकम में नहीं लेके जाते इसको, इसे खुशी बुक करते हैं। अदर इनकम में लेके जाते हैं इसको, खुशी बुक करते हैं। ये इस साल की बन गई ओरिजिनल एंट्री। अकाउंटेंट कैश की एंट्री भूला नहीं होगा। पिछले साल, ये इस साल एंट्री करेंगे। आपको पता है पिछले साल का टैक्स इस साल 30 सितंबर में पे करते हैं, जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है। पिछले साल का टैक्स तो इस साल पे करते हैं ना। तो पिछले साल की लायबिलिटी नजर आ रही थी 7000, उसको जब पे किया 5000, तो बाकी मुझे खुशी हुई। इससे अदर इनकम में नहीं डालते, इसे सीटी में एडजस्ट करते हैं। इसको प्रायर लिखते हैं, मैं बताऊंगा अभी। अच्छा, अगला काम, हमने रॉन्ग एंट्री क्या की? मुझे ट्रायल बताएगा। ट्रायल
ट्रायल में अभी तक 2000 की लाइबिलिटी नजर आ रही है। वेल इट वॉज अ वेरी हिडन एडजस्टमेंट। मैं मानता हूं ये 2000 पे कुछ बच्चों को शायद पता नहीं चलना था कि 7 और 5 का डिफरेंस है, बट इट इज वट आई कैप इज। कोई इक्का दुक्का आप एडजस्टमेंट पूरे सवाल में डाल दे तो हम क्या करें। तो लाइबिलिटी किताबों में कितने की नजर आ रही है? 2000 की। ये क्यों नजर आई होगी? कोई बंदा सोच के बताए क्या एंट्री हुई होगी? कोई सोच के बताए रॉन्ग एंट्री क्या हुई होगी? असल में उसने प्रोविजन ही 5000 से डेबिट करके, इसी वजह से पिछले साल प्रोविजन रिकॉर्ड हुई थी 7000 से, इस साल पे की 5000, 2000 का पेएबल अभी तक ट्रायल में खड़ा है। और अगर सही एंट्री हो गई होती ना तो हमें ट्रायल में नजर आ रहा होता करंट टैक्स एक्सपेंस प्रायर ईयर खुशी के नाम से। तो ट्रायल में क्या नजर आ रही है? स्टिल लायबिलिटी। तो प्रोबेबली उसने कैश की एंट्री क्या की होगी? प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। प्रोबेबली उसने ये एंट्री की होगी क्योंकि हमें लायबिलिटी नजर आ रही है। अच्छा, इस सारी बहस में जाए बगैर ना एक सादा सी एडजस्टमेंट भी हो सकती है। 1 मिनट, सादा सी एडजस्टमेंट। लाइबिलिटी किताबों में नजर आ रही है 2000 की, नीचे से देख के पता चल गया ये लाइबिलिटी अब नहीं है, तो यहां से माइनस कर दें 2000 और P&L के फेस पे जाके खुशी बुक कर लें। इट इज अ चेंज इन एस्टीमेट। खुशी कैसे बुक करें? करंट टैक्स एक्सपेंस को कम करके। करंट टैक्स एक्सपेंस को कम करके। करंट टैक्स एक्सपेंस कम करना भी एक चीज क्या होती है? खुशी। अब रेक्टिफाइंग एंट्री बताएं क्या बनी है? वही जो मैंने कहा था ज़बानी भी हो सकती थी। प्रोविजन ट्रायल में पड़ी हुई है कितने की? प्रोविजन डेबिट सीटी प्रायर 2000। रेक्टिफाइंग एंट्री भी यही बन रही है। या तो ट्रायल के फेस से देख लेते कि लाइबिलिटी की धज्जियां उड़ा दो, जिस तरह लिखा नहीं होता एसेट राइट ऑफ हो गया है तो एसेट को किताबों से उड़ा देते हैं, कैश चोरी हो गया है किताबों से उड़ा देते हैं। तो लाइबिलिटी चोरी हो गई या माफ हो गई? माफ हो गई। अब इस एडजस्टमेंट को पोस्ट करें। पोस्ट करें जी। प्रोविजन, क्या ये लाइबिलिटी नजर आती रहनी चाहिए किताबों में? अब ये लाइबिलिटी नहीं है। प्रोविजन डेबिट और नई लाइन डालें। सीटी खर्चे पॉजिटिव साइन से, खुशियां नेगेटिव साइन से। खर्चे पॉजिटिव साइन से, खुशियां नेगेटिव साइन से, क्योंकि खर्चे टाइप चीजें हैं ये। खर्चे पॉजिटिव साइन से और खुशियां इस साल वाले का डेटा अलग दिया हुआ है, वो अगले साल पे करना है। जो इस साल वाला है नहीं, ये एक अलग लाइन आइटम है, ये ऊपर वाली चीजों को हिट नहीं कर रहा, ये नई लाइन के तौर पे आ रहा है। जाएगा। अब होगा क्या? इधर देखें यार, अब होगा क्या? असल में ना करंट टैक्स की फिगर में चेंज आना, इट इज अ चेंज इन एस्टीमेट। ये हम कौन सा साल बना रहे हैं? 2015। असल में 2014 में ना, 2014 में ये हुआ होगा। वो जो 2014 वाला 7000 है ना, उसे 15 में आके हम खुशी के तौर पे बुक कर रहे हैं कि हमारा 7000 खर्चा नहीं है, 2000 की खुशी है, ताकि 7 - 2 ओवरऑल दोनों सालों के एंड पे खड़े होकर सिर्फ कितना गम रिकॉर्ड हो? 5000 का। तो इस तरह की कोई एडजस्टमेंट है ये। डन? ओके। ये ना जो प्रोविजन फॉर टैक्स में चेंज आएगी ना, लिखिएगा, वो हमेशा सीटी प्रायर को हिट करेगी, ये रिटेन अर्निंग को हिट नहीं करेगी। जो प्रोविजन फॉर टैक्स में चेंज आ रहे हैं ना, ये मैं कह रहा हूँ अगली क्लास में ना ज़रा फ्रेश माइंड के साथ मैंने बताना है कौन सी चीज़ें सीटी में जाती हैं, कौन सी डीटी में। ये एक बहस होती थी पहले IAS 8 में, तो इसको मैं बता दूंगा। तो लिख लें, प्रोविजन फॉर टैक्स की फिगर में जब भी चेंज आएगी
तो ये सीटी प्रायर को हिट करेगी। फॉर टैक्स की फिगर में जब भी चेंज आएगी तो ये सीटी प्रायर को हिट करेगी। ये नोट कर रहे हैं रेड शर्ट वाले भाई? अच्छा चलें भाई, एंट्री बताएं आप। इसको मैं ज्यादा आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं। वो ये तरीका है कि लाइबिलिटी नजर आ रही है 2000 की, लाइबिलिटी डेबिट और खुशी बुक कर लें, लेकिन खुशी जरा एहतियात से बुक कीजिएगा। आप अजीब पागल हैं, खुशी खर्चों में आके बुक कर रहे हैं। तो खर्चे तो पॉजिटिव चाहे चीज होते हैं, यहां पर तो पॉजिटिव होते हैं ना। ओवरऑल फेस पे लेके जाके क्या करना है वो मैं बता दूंगा। तो आपको पता है डीटी भी जब खुशी आती थी नेगेटिव लिखते थे, यहां से याद कर लें। तो सीटी की भी खुशी आ रही है, नेगेटिव में लिखें। ओके आगे, करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड द अकाउंटिंग इनकम बाय 5 मिलियन। करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड द अकाउंटिंग इनकम बाय 5 मिलियन। वर्किंग नंबर 10। करंट टैक्स की वर्किंग, पीबीटी, कुछ चीजें ऐड, कुछ चीजें लेस, और टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल प्रॉफिट। करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड द अकाउंटिंग इनकम बाय 5, ऑफ विच की टेंशन ना लें। करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड द अकाउंटिंग इनकम बाय, इसका मतलब है ऐड वाली फिगर्स 5000 से ज्यादा हैं एज कंपेयर टू लेस वाली फिगर्स, तभी तो ये ज्यादा आया होगा। करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड द अकाउंटिंग इनकम बाय 5। अगर इस तरह आपको लिखने को दिल नहीं चाह रहा तो जब भी पीबीटी सवाल में निकलेगा, पीबीटी जो भी आएगा उसमें जमा 5000 करके ये फिगर आ जाएगी। तो इसके ज्यादा होने की इसकी बनिस्बत क्या मैथमेटिकल रीजन हो सकती है? ऐड वाली फिगर ज्यादा है। दोबारा बार बार बोलें, इसके ज्यादा होने की रीजन इसकी बनिस्बत क्या हो सकती है? करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड द अकाउंटिंग इनकम बाय 5। इस बात पे एग्री कर गए? अच्छा जी, अब यहां पे हो गया डेडलॉक, क्योंकि पीबीटी नहीं पता मुझे, पीबीटी नहीं पता मुझे। अब मुझे मजबूरन जाना पड़ेगा ट्रायल पर, पूरे सवाल की सारी एडजस्टमेंट्स पोस्ट करनी पड़ेंगी, वर्किंग 1 2 3 4 टोटल करके कॉस्ट ऑफ सेलें निकालनी पड़ेंगी, सब कुछ निकालना पड़ेगा। फिर कहीं जाके मैं पहुंचूंगा पीबी, और फिर जो पीबीटी आएगा उसको मैं यहां लिखूंगा, फिर इसमें 5000 ऐड करूंगा और मेरी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पर रेट लगाऊंगा, डेट विल बी माई। अभी खुदा के लिए 5000 पे रेट ना लगाएं, कोई बोंगी ना मारिएगा, पीबीटी निकलवाएंगे आप। ठीक है, आपको पता है रेट किस पे लगता है? इन दोनों के डिफरेंस पे लगता है या इस फिगर पे लगता है? तो अपनी तरफ से कोई और साइंस नहीं मारने की कोशिश करनी। तो करंट टैक्स निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सवाल वाला बहुत अच्छा था, बहुत अक्लमंद इंसान था, उसने अगली एडजस्टमेंट डिविडेंड की रखी थी क्योंकि ये P&L को हिट नहीं करती। उसने अगली एडजस्टमेंट OCI की रखी थी क्योंकि ये P&L को हिट नहीं करती। अगर अगली दो एडजस्टमेंट पीबीटी को हिट कर रही होती
तो फिर तो पहले उनको करना पड़ना था, फिर आके इधर पीबीटी निकालना पड़ना था। लेकिन अगले दोनों एडजस्टमेंट सेफ एंड पे हैं, उन्होंने पीबीटी को हिट नहीं करना। यहां पे मैं सवाल क्लोज करने लगा हूं और मैं पीबीटी निकालने लगा हूं, ताकि मेरा एंड इन द एंड क्या निकल आए, करंट टैक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल जी कितनी, 2 लाख। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1 लाख। मेरे साथ साथ करें, अलग 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 टाइम नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी, 1 लाख। अच्छा आगे, सेलिंग 30, आगे एडमिन 'ओपनिंग स्टॉक जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इधर करके लिखता हूं, 23,000। जी ज्यादा होगी एक फिगर। आगे क्या जी, इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000। आगे एडवांस, ओहो ये तो बैलेंस शीट की चीजें शुरू हो गई हैं। एडवांस इनकम टैक्स करंट एसेट्स में शो कर दें। एडवांस टैक्स, आगे क्या, पीपी 80, वर्किंग नंबर 80। इस 86 में वो 3,000 पड़ा हुआ है, कोई मसला नहीं। और ब्रॉड डाउन अलग अलग नहीं दिया हुआ ना कि किस एसेट का कितना कितना है। जी आगे, आगे एक्सपोर्ट लाइसेंस जी, जी आगे ट्रेड रिसीवेबल्स जी 37, जी आगे कैश एंड बैंक, जी आगे इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दे, मैंने कहा था। अदर रिसीवेबल और कैश एंड बैंक, अदर रिसीवेबल्स और कैश एंड बैंक, आगे ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। वैसे यहां बेहतर था करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन लिखते, तरतीब में जरा तरतीब याद करें। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, डिविडेंड पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल। प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, कोर्ट केस, लॉन्ग टर्म लोन, टोटल
3152 minus 6000. Current portion of long term loan. आगे डेफर्ड टैक्स, यहां तक नोट करें। जी डेफर टैक्स हाइब्रिड में उठा देना, सेकंड रो में साथ साथ कर लें, कोई नहीं तो आगे हैं तो कर लें। जी डेफर टैक्स 5000। आगे शेयर कैपिटल आगे। हाँ जी ये 20,000 में लिखी तो है, लेकिन इसमें गलती है, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप पेपर में गलत भी हो गया तो काट के आप दोबारा सही भी तो लिख सकते हैं। तो मुझे अभी सर ऐसे छोड़ने दें 20,000। और इन्वेस्टमेंट, उसका टी कौन बना हुआ है? इन्वेस्टमेंट का तो टी कौन बना हुआ है? कैरी डाउन उसका 1 लाख नहीं 100। जी वर्किंग नंबर 100। जी कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल 1 सेलिंग 36 एडमिन 30 10 जीपी 95 सेलिंग एडमिन 30 पीबीटी ओए ओए बड़ा रोल है यार तूने। 2 3 5 6 7 जाएं जी, नमाज पढ़ के आ जाए। 2 3 5 6 7। अच्छा भाई अगला सवाल बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा एग्जाम लेवल का सवाल है, लगने इंशाल्लाह उस पर कोई 35-40 मिनट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना। अब एक हमारी डिविडेंड की एडजस्टमेंट रहेगी है, वो करके इंशाल्लाह ऑडिट वाले बच्चे आ जाएंगे 6 बजे तक, फिर हम अगला सवाल इंशाल्लाह जो है वो करेंगे। तो इसलिए अगला सवाल 6 से 6:30 इंशाल्लाह करके फिर फ्री कर देंगे, और क्या करना। लेकिन अगला सवाल नहीं छोड़ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। पॉज कर दो इसको, पार्ट बी चलने दो। अच्छा जी करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड द अकाउंटिंग इनकम बाय 28 ऐसे ठीक है।
CT डेबिट प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट, CT डेबिट प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट। कितने से? CT डेबिट प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रिपल 998। अच्छा, ले आओ कैमरा इधर, चलो उधर रखो। क्या? मैंने करंट टैक्स की एंट्री की है। प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट और करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट। साथ साथ, अच्छा हाँ हाँ, ज़ाहिर बात है यार, ये जब नॉर्मल क्लास में तो मोबाइल अवॉइड करते हैं, लेकिन हज़ार काम और साथ खोले हैं, उनको भी साथ साथ चलाना है ना। अब लैपटॉप नहीं मिल रहा। अच्छा, और इस पे लिखा नहीं जा रहा मेरे को। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि IS-12, अल्लाह आपका साथ वाले का भला करे। IS-12 तो नहीं खुलेगा इधर, IS-12 तो नहीं खुलेगा। एक हमने अप्रोच पढ़ी थी डेफर टैक्स को शॉर्टकट निकालने की। वो होते थे, 4 कॉलम बनते थे, अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट, डिफरेंस और टैक्स। वो अप्रोच यूज होती थी। अच्छा, उस अप्रोच को अगर आप जहन में लाएं तो एक लाइन लिखी हुई है, करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड द अकाउंटिंग इनकम बाय 5 ऑफ विच 0.8 आर परमानेंट डिफरेंसेस, जिसमें से 0.8 के परमानेंट डिफरेंसेस हैं। 0.8 का मतलब है 800, 800 के परमानेंट डिफरेंस है। ये कौन सी साइड पे होंगे? ये डिडक्शन नॉट अलाउड होंगे या एग्जेम्प्ट इनकम वाले होंगे? करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड द अकाउंटिंग इनकम बाय 5। एक मिनट, करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड द अकाउंटिंग इनकम बाय ऑफ विच, अब इतनी तो है ना अकल, ऑफ विच करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड द अकाउंटिंग इनकम बाय 5 ऑफ विच, जिसमें, तो ये भाईजान डिडक्शन नॉट अलाउड वाले हैं। कितना? 800। बट इट विल नॉट इफेक्ट करंट टैक्स। करंट टैक्स मैंने सही निकाला हुआ है। आपको क्या पता है? आपको पता है ना कि डिडक्शंस नॉट अलाउड वगैरह ऐड होती हैं और अकाउंटिंग डिडक्शन ऐड होती है, टैक्स डिडक्शन माइनस होती है, बहुत सारी एडजस्टमेंट हुई होंगी। हमें अधूरी अधूरी दे रहे, बार बार से चला रहे, करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड अकाउंटिंग इनकम बाय 5, बार बार से चला रहे, विच इंक्लूड परमानेंट डिफरेंस। भाई कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन अब जो आपने 4 कॉलम डालने हैं, वो 4 कॉलम जगह मेरे पास इधर है, मैं इधर आपको डाल के दिखाता हूं। वो 4 कॉलम ये नहीं थे कि अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट, डिफरेंस और टैक्स। और होमवर्क में इतने सवाल मिले थे और वो सारी डिस्कशन, ये आप अगर रिवाइज कीजिएगा जाके, तो मैंने आपको ये नहीं कहा था कि इसका और इसका डिफरेंस लेना है। मैंने आपको कहा शॉर्टकट ऑफ डीटी, मैंने आपको कहा था इसमें इसको ऐड करना है, परमानेंट डिफरेंस, क्योंकि मुझे टेम्परेरी चाहिए। जो सलूक करंट टैक्स में आपने किया है वही सलूक यहां पे करना है, मैंने कहा था। इसलिए एक लफ्ज डाला था हमने इधर, एडजस्टेड अकाउंटिंग। एडजस्टेड फॉर व्हाट?
पास पेपर क्वेश्चन 11 में भी ये किया था जो महीने पहले सवाल किया था, डेफर टैक्स की शॉर्टकट अप्रोच, क्योंकि कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डेटा अवेलेबल नहीं है। अकाउंटिंग प्रॉफिट बताएं एडजस्टेड कितने हैं? 2 3 प्लस 800 और टैक्सेबल प्रॉफिट। ये आपको तरीका बताया था पास पेपर के क्वेश्चन 2 में, IS 12 में जाके देख लीजिएगा। पास पेपर का क्वेश्चन 2 IS 12, वहां पे सॉल्यूशन के अंदर मैंने ये चीज डलवाई थी आपको। अब कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा याद है, जरा बता दें ये वाली बात, शॉर्टकट अप्रोच। शॉर्टकट अप्रोच क्या था? इन दोनों का डिफरेंस लेने? नहीं, अगर परमानेंट डिफरेंस ना हो तो इन दोनों का डिफरेंस ले लें, ये आपको DT ही दे देगा। दूसरा तरीका क्या है? इसमें डिडक्शन नॉट अलाउड ऐड करें, एग्जेम्प्ट इनकम, और इसका नाम एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट रखें और इसे टैक्सेबल प्रॉफिट से कंपेयर कर लें। देखिए ना, वैसे मुंह बना रहे हैं जैसे जो है वो घर वालों ने मार के भेजा है। अंडे लेने तो नहीं भेजा, जूते खाने भेज। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अच्छे बच्चे हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये जी, ये जी, ये हमने क्लास में अप्रोच पढ़ी थी। एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस डिडक्शन माइनस इनकम एट सेपरेट रेट। दिस मेथोडोलॉजी विल बी यूज्ड व्हेन कैरिंग अमाउंट इन टैक्स बेस्ड डेटा इज, और फिर डिफरेंस और टैक्स। ये पढ़ा हुआ है पेज 291 पे, वॉल्यूम 1 में। हाँ जी, कितने सवाल होमवर्क में मिले? 24। कितने करके सोए? लाइबल फील करें, एंटाइटल्ड फील करें? एंटाइटल्ड फील करें। रेट 14, ये हो रही है वर्किंग 10.1 समझ लें, या वर्किंग 10 ही कंटिन्यू हो रही है। अच्छा, इसकी अब एंट्री सोचनी है आपने, मेरे साथ करानी है। एक तो मैंने रट्टा लगवाया था, अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है टैक्सेबल प्रॉफिट से तो खर्चे की एंट्री, और अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है टैक्सेबल प्रॉफिट से तो खर्चा उल्टाने की एंट्री। लेकिन रट्टा नहीं। होमवर्क में मिले 24, करके सोए 28, लाइबल फील करें एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड की एंट्री होती है ये, लेकिन वी आर वेरी अनलकी कि एसेट अकाउंट हमारा नहीं है, हमारा लाइबिलिटी अकाउंट चल रहा है। तो मैंने कहा था स्लैश डाल के लाइबिलिटी लिख दिया। एसेट बढ़ाना या लाइबिलिटी कम करना एक ही चीज है, कोई नहीं। खैर, तो हम लाइबिलिटी अकाउंट चला रहे हैं। एंट्री कर दें जी 14, इसको अब हम पोस्ट करते हैं। क्या डेटा अवेलेबल नहीं था? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डेटा अवेलेबल नहीं था। हाँ, फिर सेपरेट रेट को मैंने कहा था अलग से रेट लगाओ। पास पेपर का क्वेश्चन 11 लिख लो, वो करना। क्या चीज? इनकम सेपरेट तो है कोई नहीं ना सवाल में, उसका तो है ही नहीं दिया हुआ, और वो बांटने वाला है, मिलने वाला नहीं है, वो मिलने वाला। अच्छा, और रेट भी नहीं लगा, कोई नहीं। अब एंट्री पोस्ट करें जी। डेफर टैक्स लाइबिलिटी डेबिट। ये दोनों को याद आ गई है ये प्रोसेस? आप कुछ हाथ खड़ा कर दें, आधे आधे भी हाथ खड़ा कर देंगे, मेरा काम चल जाएगा। चलें जी, एंट्री करें, बोलें जी। DT खुशी 14, DT क्रेडिट, और DTL डेबिट। वन फोर CD बैलेंसिंग निकालेंगे, CD बैलेंसिंग निकालेंगे। अब आखिरी एडजस्टमेंट सवाल में करते हैं।
और फिर जो है वो डिविडेंड की बात हमारी क्लोज हो जाएगी। कैरी डाउन निकाल लेते हैं सारी चीज़ों को एक ही दफ़ा। तो ये जी एडजस्टमेंट पोस्ट हो गई DTL डेबिट और DT वर्किंग नंबर 5 में। आखिरी एडजस्टमेंट पहले डिसाइड कर लें कौन सा वाला डिविडेंड हमने शो करना है, फिर उसके बाद जो है वो अगली डिस्कशन कर लेते हैं। ऑन जुलाई 30-15 हमारा साल ख़त्म होने के 30 दिन बाद, हमारा साल ख़त्म होने के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज किया है फाइनल डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15% फॉर हमारा साल। ये तो अगले साल रिकॉर्ड होगा। 2014 का फाइनल डिविडेंड था, वो कब रिकॉर्ड होगा? हमारे साल। शेयर कैपिटल पकड़ें, शेयर कैपिटल पकड़ें और कंसोलिडेशन की तरह रेट लगा दें। 60,000 कितना? 12,000। ठीक है, पॉज कर दो। अच्छा, ये जो डिविडेंड है बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी। ये है पिछला साल, ये है हमारा साल। हमारे साल इस दिन डिविडेंड अनाउंस हुआ है पिछले साल का, कितने परसेंट? सेम डेट को ही वो होगा जुलाई 30 को। कितना? 12,000। इस 12,000 की मैं क्या अजम्पशन लूँ कि ये पेड है या अनपेड है? भाई 11 महीने लोग कब के आगे लेके भी चले गए होंगे, लोगों को तो चाहिए डिविडेंड होता है। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम करेंगे? डिविडेंड पेड है। मिलने वाला या बांटने वाला? भाईजान प्रपोज्ड अ फाइनल डिविडेंड, हमने अपने शेयर होल्डर्स को बांटा है, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट्स नहीं की हुई जिस पे डिविडेंड मिल रहा है। ये बांटने वाला डिविडेंड है। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में जाने वाला डिविडेंड है, या अदर इनकम में जाने वाला नहीं है। हम बांट रहे हैं डिविडेंड। तो क्या एज्यूम करूं, पे हो गया या अनपेड है? अगर पे हो गया तो एंट्री बताएं। डिविडेंड एक्सपेंस कहां से यार? अगर पे हो गया तो एंट्री बताएं, डिविडेंड या ड्राइंग डेबिट? बचपन में फिर ड्राइंग डेबिट होती थी, अगर भूल गया। डिविडेंड डेबिट, कैश क्रेडिट। अब जाके ट्रायल में ढूंढे, आपको डिविडेंड नजर नहीं आ रहा, नहीं नजर आ रहा, लिखें डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री हुई है, लेकिन ट्रायल के डेबिट साइड पे डिविडेंड नजर नहीं आ रहा। डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री हुई है, हो ही नहीं सकता अनपेड हो, लोग आके ले जाते हैं जल्दी। डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री हुई है, लेकिन ट्रायल के फेस पे डिविडेंड डेबिट साइड पे नजर नहीं आ रहा। थोड़ी मेल्ट होने देना, ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, वो ऑनलाइन में बात है। डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री हुई है, लेकिन ट्रायल के फेस पर डिविडेंड डेबिट साइड पे नजर नहीं आ रहा। जी भाई, एक आइसक्रीम का डब्बा लाएं, एक जवाब आ गया है, मंगवाएं एक आइसक्रीम का डब्बा। इधर से फर्स्ट रो से आवाज आई है, जवाब मिल गया, एक स्टूडेंट ने जवाब दे दिया। अब क्या करें? सवाल तो मैंने बस चल रहा था, हो गया बीच में जवाब भी आ गया। तो मेरे भाई ले आए, सेकंड रो में दे दें। मेरे भाई मुझे बताएं, वो रिटेन्ड अर्निंग में नेट हो गया होगा, वो रिटेन्ड अर्निंग में नेट हो गया होगा। यहीं से बात आई थी रिटेन्ड अर्निंग की, चला दें एंड।
रिटेन्ड, इसने भी बोला था यार, इधर भी ला दो, वो रिटेन्ड अर्निंग में नेट हो गया होगा। अच्छा चलें छोड़ें, सवाल कहते हैं सेल रिटर्न हो गई, नजर नहीं आ रही, रिकॉर्ड हो गई है, नजर नहीं आ रही, सेल में नेट होगी। सवाल कह रहे हैं मैंने एसेट्स को डेप्रिशिएट कर दिया, अकोमोडेशन अकाउंट नजर नहीं आ रहा, एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे पड़ा होगा, एसेट अकाउंट किस पे होगा? सवाल कह रहे हैं परचेज रिटर्न रिकॉर्ड होगी है, नजर नहीं आ रही, लेकिन होगी है रिकॉर्ड, परचेज में से नेट कर दें। तो लिखें अकाउंटेंट ने आरई में से कम कर दिया होगा, अकाउंटेंट ने आरई को कम कर दिया होगा, अकाउंटेंट ने आरई को कम कर दिया होगा। भाई से सवाल तो सबके लिए, सबके लिए आता है, सबके लिए आता है ऐसा सवाल। तो अब क्या करें जी, आरई में कम हुआ है, क्या करें मुझे बताएं, शायद क्या एंट्री हो गई है, डिविडेंड की बजाय उसने क्या डेबिट कर दिया है, आरई। मेरे ख्याल से तो कोई गलती तो नहीं है, मेरे ख्याल से कोई गलती तो नहीं है, आरई को कम कर दिया, आरई नहीं कम होना था, लेकिन प्रेजेंटेशन के एतबार से एक मसला है, ये गलती नहीं हुई अकाउंटेंट से, डिविडेंड डेबिट कैश साइड एंट्री करनी थी और ट्रायल के डेबिट साइड पे डिविडेंड नजर आना चाहिए था, लेकिन नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है उसने किसे डेबिट मारा है, डिविडेंड को डेबिट मारा है या आरई को डेबिट मारा है। अब क्या हो गया, मैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में डिविडेंड शो करना चाहता हूं, तो मैं फिर ऐसा करता हूं कि आरई डेबिट हो चुकी है, उसे वापस अपनी जगह लाना चाहता हूं। तो आरई अगर कम हो चुकी है तो उसे वापस कैसे लाऊं, बढ़ा के। व्हाट इज माय आरई अनलकीली, तो आरई कम होने के बाद कितनी है? सर आपको कैसे पता चला आरई कम होगी? भाई डिविडेंड डेबिट पे नजर नहीं आ रहा, तो आरई कम हो गई है। आरई को, आरई कितनी है? 20,000, 2 स्टार लगा के 20,000 प्लस 12,000 32,000। अब मेरी आरई ओपनिंग आ गई, बिल्कुल सही वाली। भाई ये थोड़ी सी बची हुई है अभी। अच्छा सबसे पहले बच्चे ये चीज खाते हैं जो तूने ज़ाया किया, उतारते ही छोड़ो, ज्यादा हो जाएगी। कितने लोग पहले ढक्कन से आइसक्रीम खाते हैं? अच्छा और ये था जी सवाल। अब डिविडेंड को पोस्ट कर दें, बेहतर है वैसे करेक्शन ऑफ एरर के बाद ना एडजस्टेड बैलेंसेस निकाल लें। 30,916 डिविडेंड, ये कौन सा ईयर एंड है, तो डिविडेंड किसका आएगा? फाइनल 14 का, कितना? 12,000। ये मैंने क्या किया है, 32 में से 12, फिर दोबारा मैं 20 पे ही आ गया हूं, 32 माइनस 12, फिर दोबारा मैं किस पे आ गया हूं, फिर दोबारा मैं किस पे आ गया हूं, 20 पे आ जाके खोती बोर्ड थले उधर ही खड़े हैं 20,000 पे, 32 माइनस 12, दोबारा मैं 20 पे आ गया हूं। बट क्या हो गया, प्रेजेंटेशन जरा बेहतर हो गई। जाते जाते इस सवाल के एतबार से, जाते जाते आपको जो है वो मैं बता दूं कि एक सवाल है जिसमें आपको अगर मैं बताऊं, मैं आपको बताऊं अगर ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। क्यों? हमें ऐसी कोई बात ही नहीं करेंगे जिससे नजर लगे।
हमने गाड़ी के पीछे जूता लटकाया हुआ है। अच्छा भाई प्लीज, बड़ा अजीब। अच्छा आपको आने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर, पेज 705 ट्रायल की डेबिट साइड पे डिविडेंड नजर आ रहा है। ओए होए 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 होए, काश ऐसा कोई सवाल जिंदगी में पहले किया होता इस तरह का जैसे मैंने आपको दिखाया है, तो फिर तो हमें भी पता होता कि डिविडेंड या ड्राइंग ट्रायल की डेबिट साइड पे नजर आती हैं। और ये पता नहीं क्वेश्चन 2 है पेज 705 पे, वो मैं सारा आपको लिखवा देता हूं अभी। इसमें अल्लाह का शुक्र है डिविडेंड डेबिट साइड पे नजर आ रहा है, यानी डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट। और इस 125 का हमने सोल्यूशन में, इस 125 का हमने सोल्यूशन में इस 125 का हमने सोल्यूशन में बस ये एज इट इज शो कर दिया होगा 125। तो ये जरा अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें डिविडेंड डेबिट साइड पे नजर आ रहा है। तो लिखें पेज नंबर 705 में, तो डिविडेंड ट्रायल में डेबिट साइड पे नजर आ रहा है। पेज नंबर 705 में तो डिविडेंड ट्रायल में डेबिट साइड पे नजर आ रहा है। पता नहीं है मैं क्या बोल रहा था, तू क्या बोल रहा है, तो बस किया करना। डिविडेंड ट्रायल में डेबिट साइड पे नजर आ रहा है, पे डिविडेंड ट्रायल में डेबिट साइड पे नजर आ रहा है। लेकिन ऑब्वियसली अगर डिविडेंड, फिर वो मसला था डिविडेंड अब नहीं नजर आ रहा था, पेड वाला हो नहीं सकता अकाउंटेंट मिस करे, तो आरई में डेबिट हो गया होगा। आरई को बढ़ा के अपनी जगह पे वापस ले आए और फिर जो है इधर देख पहले। अच्छा चलें जी, अब सारी वर्किंग्स को क्लोज करें, फिर इधर आए, सारी वर्किंग्स को क्लोज कर दें। 1 क्लोज, 1 क्लोज, 2 क्लोज, 3 मैं 4 क्लोज, 5 ना क्लोज, 6 5, लेकिन प्लीज ये फेस पे नेगेटिव साइन के साथ लेके जाना है। 6 5, मैंने ना सॉल्यूशन में इसको पूरे को फेस पे शो किया हुआ है CT DT, लेकिन आप लोग ऐसा ना किया करें क्योंकि डिस्क्लोजर भी कभी कभी बनाने होते हैं, तो एक ही आदत डालें, इधर टैक्स एक्सपेंस लिख के बाकी सारा वर्किंग में फेंका करें। अगर यहां पर ये नेगेटिव आता ओवरऑल जवाब, तो फिर यहां किस साइन के साथ लिखते हैं? पॉजिटिव। फिलहाल ये बस फिगर आ रही है, इसको माइनस कर दें फेस। वर्किंग 6 9 5, वर्किंग 7 कैरी डाउन निकालें जी। टू 9 3 8। फाइनल अकाउंट के सवालों में सही कैमरामैन भाई का टेस्ट होता है टेम्परामेंट का। वर्किंग नंबर ये मुहावरे ना सीख लो और आके, बस ये छोड़ पड़े इन मुहावरों को, सॉरी। अच्छा आप वर्किंग नंबर कौन सी है? 8 कौन सी थी और 9 हो गई, टोटल करें। भाई मेरे काली लाल को ले जाएं। अभी TCA ना निकालें क्योंकि TCA को कहीं लेके नहीं जाना होता। काली लाल को ले जाएं। फेयर वैल्यू रिजर्व TCI पैट फेयर वैल्यू रिजर्व उत्तरी है, पहली दफा ही नेगेटिव आ गया। ये TCI है। काली लाल को देखें कैसे लेके जाते हैं। काली लाल गाड़ी में बैठो, काली तुम इधर उतरो, लाल तुम इधर उतरो।
चलो एक्शन स्टार्ट। 17023, लेकिन इसका कुछ नहीं करना क्योंकि ये पेरेंट का पैट और ओसी, सॉरी 17023। $60,000। तरतीब से चलें। नहीं इसको अब एसेट साइड पे नहीं ले जाना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, बस नेगेटिव लिखें यहाँ, इक्विटी नेगेटिव। $6,000 माइनस 600, 5400। डेटर्स कितने? ग्रैंड टोटल 157। इधर से तस्वीरें अलग ले लें, उधर वाली तस्वीरें मैं अलग दिलवाता हूँ। आपको रफ एंड टफ बनाया जा रहा है। ये जो शीशक बाशक बच्चे होते हैं ना, ये जो है ना जगह जगह परेशान ही रहते हैं। इसी खराब हो गया, हवा नहीं आ रही मुझे, पंखा में से दूर लगा हुआ है। वो मस्जिद में जाके भी पंखे के नीचे खड़े हो जाते हैं, बाकी इंतजार करते हैं 3 लोग आए तो सफ पूरी हो। कोई पूछने वाला पूछते हैं इतनी दूर क्यों खड़े हुए हो? बस वो मैं और साथियों का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसे किया ही होगा किसी ने कभी ना कभी जिंदगी में, ऐसे क्यों मुस्कुरा के देख रहे हैं? डीटीएल नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ये सुई से मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, शुक्रिया। अच्छा जी, अब जो ज़्यादातर सवाल आ रहे हैं वो प्रेजेंटेशन रिलेटेड आ रहे हैं। जिस सवाल के लिए अब आपको रोका हुआ था वो लम्हा आ गया। ये पार्ट क्लोज कर दो, हम पार्ट सी शुरू करें। अच्छा, एक